अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और साथ में ये देखेंगे कि अर्थ यानी कि ज़मीन सोलर सिस्टम में कहाँ वाक़या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पढ़ लेते हैं सोलर सिस्टम यानी कि निज़ाम शमसी के बारे में। सोलर सिस्टम यानी कि निज़ाम शमसी सूरज और उसके इर्द गिर्द वाक़या उन तमाम ऑब्जेक्ट्स से मिलकर बना है जो कि एक मदार यानी कि ऑर्बिट में उसके गिर्द गर्दिश करते हैं। यानी कि सन के गिर्द एक ऑर्बिट में घूमने वाले तमाम ऑब्जेक्ट्स से मिलकर हमारा सोलर सिस्टम बनता है। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स सोलर सिस्टम में शामिल हैं। सबसे पहले तो सन, जो कि एक सितारा भी है। इसके अलावा हमारे पास 8 डिफरेंट प्लैनेट्स हैं जो कि सूरज के गिर्द एक मदार में गर्दिश करते हैं। इसके बाद उन प्लैनेट्स के गिर्द गर्दिश करने वाली नेचुरल सैटेलाइट्स जिन्हें हम मून्स या फिर चांद कहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे छोटे प्लैनेट्स की तरह के ऑब्जेक्ट्स जो कि हैं तो काफ़ी बड़े साइज में हैं, लेकिन वो प्लैनेट्स जितने बड़े भी नहीं हैं और प्लैनेट्स के क्राइटेरिया को भी पूरा नहीं करते। प्लैनेट्स को डिफाइन करने के लिए हमने क्राइटेरिया बनाया हुआ है। उसके कुछ मेन पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। ड्वार्फ प्लैनेट्स उन क्राइटेरिया को मीट नहीं करते, इसलिए हम उन्हें प्लैनेट्स कंसिडर नहीं करते। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स रॉक्स होते हैं बड़े बड़े, जो कि प्लैनेट से तो और इवन नेचुरल सैटेलाइट से बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर हम अपने आप से कंपैरिजन करें, अपने आसपास के ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन करें, तो ये अच्छे खासे मैसिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द एस्टेरॉइड जो हैं वो जुपिटर और मार्स के दरमियान मौजूद एस्टेरॉइड बेल्ट पर वाक़या हैं, लेकिन इसके अलावा भी सोलर सिस्टम में एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कॉमेट्स। कॉमेट्स जिन्हें हम उर्दू में दुमदार सितारे भी कहते हैं, ये ठंडे बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं, फ्रोजन गैसेस होती हैं। जब ये सूरज के सामने से गुजरते हैं तो उनकी गैसेस पिघल जाती हैं और वो गैस फॉर्म एक टेल बना देती हैं। इसकी वजह से कॉमेट्स की एक टेल भी होती है। अब इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम फर्दर डिटेल में आगे पढ़ लेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं सन यानी कि सूरज के बारे में। सूरज हमारे सोलर सिस्टम यानी कि निज़ाम शमसी का सेंटर है। इससे मुराद ये है कि तमाम ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में सन हीट, लाइट और एनर्जी का मेन सोर्स है और उसकी वजह ये है कि ये अपनी हीट लाइट खुद प्रोड्यूस करता है। इसमें एनर्जी खुद प्रोड्यूस हो रही होती है, अनलाइक मून्स एंड प्लैनेट्स। प्लैनेट्स और मून्स ये दोनों लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ये खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, जबकि सन की लाइट अपनी होती है, उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही होती है। वो वजह क्या है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट गैसेस हैं जिनकी वजह से उनके अंदर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा हीट, लाइट और एनर्जी एमिट करता है, प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए हमारे जो सोलर सिस्टम में से जो मेन सोर्स है हीट का भी, लाइट का भी, वो सन है, क्योंकि ये वाहिद सोर्स है जो कि खुद से एनर्जी और हीट प्रोड्यूस कर रहा है। जो प्लैनेट्स सूरज के बहुत नज़दीक होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, और ऐसे प्लैनेट्स जो कि सूरज से दूर होते हैं वो बहुत ज़्यादा सर्द होते हैं। वहाँ पे ना गर्म सैयारों पर ज़िंदगी पॉसिबल है, ना सर्द सैयारों पर ज़िंदगी पॉसिबल है। ज़िंदगी सिर्फ अभी तक जो डिस्कवर हुई है वो अर्थ पर ही हुई है, और उसकी वजह ये है कि इसका टेम्परेचर मॉडरेट है, दरमियाना है। यहाँ पर लाइफ इवॉल्व कर सकती है, लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, क्योंकि इसका डिस्टेंस सन से अप्रोप्रिएट है, मुनासिब है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, और मुनासिब मिकदार में हीट और लाइट ज़मीन तक पहुँचती है, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ पॉसिबल हुई है। प्लैनेट्स यानी कि सैयारे उन बॉडीज को कहते हैं जो कि सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं। प्लैनेट होने के लिए एक क्राइटेरिया है जो कि हम ड्वार्फ प्लैनेट को जब हम स्टडी करेंगे तो तब हम इस क्राइटेरिया को देख लेंगे, लेकिन अभी तक ऐसी बॉडीज जो कि एज प्लैनेट्स क्लासिफाई हो चुकी हैं वो 8 हैं। टोटल 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। सूरज से फासले के लिहाज से अगर हम उन्हें डिस्टेंस के लिहाज से सीक्वेंस में लिखें तो सबसे नज़दीक मर्क्यूरी है, देन वीनस, उसके बाद अर्थ, देन मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड देन एंड पे आता है नेपच्यून। उसको हम एक डायग्राम में देख
आपको इस वक्त एक तस्वीर नजर आ रही है। इसमें अगर आप देखें तो सूरज से सबसे नजदीक मरकरी, वीनस और थर्ड नंबर पे अर्थ आ रहा है। देन हमारे पास मार्स, और मार्स और जुपिटर के बीच में अगर आप देखें तो एक एस्टेरॉइड्स की बेल्ट वाक़या है। इस एस्टेरॉइड बेल्ट के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि इस बेल्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा तादाद में, कई मिलियन की तादाद में रॉक्स पाए जाते हैं, जो कि सूरज के गिर्द इसी ऑर्बिट में गर्दिश करते हैं। ये रॉक्स वैसे तो हमारे लिहाज से तो बहुत बड़े साइज के हैं, लेकिन अगर हम इन्हें प्लैनेट्स के साइज से कंपेयर करें तो ये बहुत छोटे हैं। इवन हमारी नेचुरल सैटेलाइट यानी कि मून से भी ये बहुत छोटे हैं। ज़्यादातर एस्ट्रॉयड इसी बेल्ट पे पाए जाते हैं, लेकिन सम टाइम इससे बाहर निकलकर आगे पीछे भी मौजूद होते हैं। इसके बाद हमारे पास जुपिटर आ जाता है। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा बड़े साइज का प्लैनेट है। उसके बाद आ जाता है सैटर्न। सैटर्न जो है ये फेमस है अपने रिंग्स के लिए, कि इसके आसपास मौजूद एक डस्ट का क्लाउड है जो कि रिंग्स की फॉर्म में नज़र आता है। जब हम इसे टेलीस्कोप से देखें तो ये अपने रिंग्स की वजह से फेमस है। इसके बाद आ जाता है यूरेनस, और देन एंड पे आ जाता है नेपच्यून। अब हम पढ़ते हैं कि ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या होते हैं। जैसे कि हमने प्लैनेट्स पढ़े कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, तो इनिशियली हमारे पास 8 प्लैनेट्स नहीं बल्कि 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, और उसमें नेपच्यून के बाद एक और प्लैनेट को भी हम कंसिडर किया करते थे जो कि प्लूटो था। लेकिन कुछ अरसे बाद एक और डेफिनेशन ऐड कर दी गई थी प्लैनेट्स में, प्लैनेट्स की डेफिनेशन में, उसके क्राइटेरिया में, जिसकी वजह से प्लूटो प्लैनेट नहीं रहा था, उसको हम प्लैनेट कंसिडर नहीं करते थे। अब ऐसी बॉडीज जो कि प्लैनेट्स के क्राइटेरिया को मीट नहीं करती, वो प्लैनेट्स तो कंसिडर नहीं की जाएंगी, लेकिन फिर उनको क्या कहा जाए? उनको हम एस्ट्रॉइड्स भी नहीं कह सकते, उनको कॉमेट्स भी नहीं कह सकते, हम उनको नेचुरल सैटेलाइट्स भी नहीं कह सकते, तो हमने उनको नाम दिया ड्वार्फ प्लैनेट्स का। तो अभी हम देख लेते हैं कि वो कौन से क्राइटेरिया हैं जो कि एक प्लैनेट के होने चाहिए। अगर वो क्राइटेरिया को मीट नहीं करता तो वो प्लैनेट नहीं होगा। तो नंबर 1 पे तो ये है कि इट शुड ऑर्बिट द सन, कि अगर कोई बॉडी डायरेक्टली सन को ऑर्बिट कर रही है तो वो प्लैनेट होगी। अब इस डेफिनेशन के मुताबिक तो एस्टेरॉइड्स भी हमारे प्लैनेट्स बन सकते हैं, लेकिन हम उन्हें प्लैनेट्स नहीं मानते। उसकी वजह सेकंड क्राइटेरिया है। सेकंड क्राइटेरिया कहता है इट शुड हैव नियरली राउंड शेप। किसी भी प्लैनेट की परफेक्ट राउंड शेप तो नहीं हो सकती, लेकिन ऑलमोस्ट राउंड शेप होनी चाहिए। एस्टेरॉइड्स की राउंड शेप नहीं होती, तो इसीलिए हम यहाँ पे एस्टेरॉइड्स को तो एज प्लैनेट कंसिडर नहीं करेंगे। थर्ड क्राइटेरिया आ जाता है हैज क्लियर द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। इसका मतलब ये है कि उसके जो आसपास, पहली बात है कि वो क्लियरली सन को ऑर्बिट करेगा। सेकेंडली ये है कि वो उसके आसपास जितने भी छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं नेचुरल सैटेलाइट्स के अलावा या तो उसके ऊपर आके गिर जाएं या फिर वो उसके गिर्द गर्दिश करना शुरू कर दें। उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि वो आसपास मौजूद तमाम ऑब्जेक्ट्स को क्लियर कर दे। क्लियर का मतलब या तो वो उसके गिर्द गर्दिश करना शुरू हो जाए या फिर उसके सरफेस के ऊपर आ जाए, उसका पार्ट बन जाए। तो अगर उसने नेबरहुड को अपनी क्लियर नहीं किया देन इट वोंट बी क्लासिफाइड एज अ प्लैनेट। और प्लूटो इसी वजह से रिजेक्ट हो गया था कि उसके आसपास नेबरहुड पूरी तरह से क्लियर नहीं है। अब इनमें से कोई एक क्राइटेरिया भी अगर मीट नहीं हो रहा तो हम उसको प्लैनेट की लिस्ट में से निकाल देंगे, और दैट्स वाई हमने प्लूटो को इस प्लैनेट की लिस्ट में से निकाला था, और अब ये ड्वार्फ प्लैनेट कंसिडर किया जाता है। प्लैनेट अर्थ यानी कि ज़मीन सूरज से तीसरे नंबर पर वाक़या सैयारा है। यानी कि अगर हम सूरज की तरफ से काउंट करना शुरू करें तो मरक्यूरी और वीनस के बाद तीसरे नंबर पर अर्थ आता है। अर्थ वाहिद प्लैनेट है जिसके बारे में हम ये जानते हैं कि यहाँ पर लाइफ मौजूद है। इसके अलावा बाकी सैयारों पर ज़िंदगी की तलाश जारी है, लेकिन अभी तक कहीं भी ज़िंदगी मौजूद होने का कोई सबूत नहीं मिला। तो अभी तक जो हमें पता है ज़मीन पर ही सिर्फ लाइफ पॉसिबल है। मून या फिर नेचुरल सैटेलाइट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सैयारों के गिर्द एक मदार में गर्दिश करते हैं। एक सैयारे की हो सकता है कोई भी नेचुरल सैटेलाइट ना हो, कोई भी चांद ना हो, जैसे कि मरकरी का कोई भी चांद नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक सैयारे का सिर्फ एक चांद हो, जैसे कि ज़मीन का सिर्फ एक चांद है। लेकिन कुछ ऐसे प्लैनेट्स भी हो सकते हैं जिसके
बहुत सारे मून्स हैं, बहुत सारी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। जैसे कि जुपिटर के 79 मून्स हैं, जबकि सैटर्न के 82 मून्स हैं। और ये अभी सिर्फ वो मून्स हैं जो कि अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, जिनके बारे में हमें अभी पता है। हो सकता है कि इन सैयारों के इसके अलावा और बहुत से सैयारों के बहुत सारे ऐसे मून्स हों जिनके बारे में हम अभी नहीं जानते। एस्टेरॉइड्स के बारे में हम पहले भी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। ये बहुत बड़े बड़े मैसिव पत्थर होते हैं जो कि सन के गिर्द एक बेल्ट की फॉर्म में ऑर्बिट कर रहे हैं, और ये बेल्ट मार्स और जुपिटर के दरमियान वाक़या है। वैसे तो कुछ एस्टेरॉइड्स ऐसे भी हैं जो कि इस बेल्ट के अलावा भी सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, मगर मेनली जो मिलियंस ऑफ एस्टेरॉइड्स हैं वो इसी बेल्ट पे पाए जाते हैं। अब हम आ जाते हैं कॉमेट्स की तरफ। कॉमेट्स बहुत ठंडी गैसेस, फ्रोजन गैसेस से मिलकर बने होते हैं। जब ये एक कॉमेट सूरज के करीब आता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और जो गैसेस हैं वो पिघल जाती हैं, और वो गैसेस एक टेल की फॉर्म इख्तियार कर लेती हैं, जिसकी वजह से कॉमेट की एक टेल बन जाती है। इसको उर्दू में हम दुमदार सितारा भी कहते हैं, पर हम कहते हैं सितारा टूट रहा है। हालांकि वो सितारा टूट नहीं रहा होता, वो बेसिकली कॉमेट्स होते हैं जो कि गुजर रहे होते हैं। तो बेसिकली सितारे नहीं है, ये अलग से बॉडीज हैं, इनको हम कॉमेट्स कहते हैं। आज हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा। उम्मीद है सोलर सिस्टम और सोलर सिस्टम में मौजूद तमाम ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आई तो आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आज का मैं आपको एक टास्क असाइन कर रही हूँ। ये वीक 3 का पहला टास्क है। आपने व्हाट इज सोलर सिस्टम, ये क्वेश्चन है, इसका आपने ब्रीफली आंसर करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी हेल्प के लिए मैं कुछ नोट्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। उसके अलावा आपने ये टास्क कंप्लीट करना है, और उसके बाद भी जो मैं पूरे वीक में आपको टास्क दूंगी वो सारे आपने कंप्लीट करके बाय द एंड ऑफ द वीक ट्यूसडे को आपने 15 दिसंबर को ये स्कूल में पिछले वीक की तरह जमा करवा देना है। जैसे आपने वीक 1 का टास्क जमा कराया, फिर वीक 2 का कराया, उसी तरह से अब आपने वीक 3 का टास्क भी स्कूल में जमा करवा देना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।